देखिए इन 10 सालों में तो मुझे तो नहीं लगता कि जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का वो इन्होंने पूरा किया है। 2 करोड़ क्या 20 लाख नौकरी भी इन्होंने नहीं दी है। ये बीजेपी क्या कर रही है, सिर्फ हिंदुओं को एक कर रही है। मैं तो यही चाहूँगी कि हर किसी को एक करे, जितने भी धर्म है, बल्कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबको एक करे और सबको एक साथ लेकर चले। एक छात्र को अगर अपना एग्जाम फॉर्म भी सही कराना होता है तो डीन ऑफिस वाले भेजते हैं, कंट्रोलर भेजता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वहाँ से यहाँ तक दौड़ते दौड़ते हफ्तों तक वो त्रस्त हो जाता है। वो सोचता है कि हम इससे अच्छा एग्जाम ही ना दें। नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी जो मौजूदा सरकार है उसको आने वाले समय में नहीं चाहते हैं। कोई भी सरकार आए, ऐसी सरकार आए जो हम शिक्षित युवाओं को एक अवसर दे, नौकरी का अवसर दे। कई दशक देखे जाए तो सबसे ज्यादा अगर पर्चे लीक हुए हैं तो बीजेपी की सरकार में लीक हुए हैं। मैं यहाँ गरीब किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, मैं यहाँ एमएसपी की बात कर रहा था, मैं यहाँ मजदूरों की बात कर रहा था, इसीलिए मुझ पे मुकदमा लगा दिया इस सरकार ने। रोजगार की बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी, महंगाई की बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा की बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। कल आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी का क्या भाषण था कि तेजस्वी जी मछली खा रहे हैं। अरे भाई आप बात करिए ना कि आपने क्या विकास किया है भारत के अंदर। कि इनका जो पहला अटैक रहा है भाजपा का 2014 से, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे ही रहा है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई पढ़े लिखे बढ़े। ऐसी कौम को ये मिटा देना चाहते जो इनके खिलाफ खड़ा हो। तो सोची समझी साजिश से पूरी तरीके से इतनी महंगाई है, शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य महंगा है, सामाजिक असुरक्षा है, तो ये एक सोची समझी साजिश ताकि तानाशाही लागू हो सके और कोई सवाल पूछने वाला ना बचे। हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं और ये जगह जिसको आप देख रहे हैं ये जगह कहलाता है यहाँ पर संविधान स्थल। आप इधर देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। बाबा भीमराव अंबेडकर का आज जन्मोत्सव है। उसके अलावा आप इधर देखें तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल लगा हुआ है यहाँ पर। और हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ युवाओं से जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं कि वो आने वाले चुनाव यानी 2024 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। प्रिंस आप क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से? भैया मेरा अभी एमए हिस्ट्री चल रहा है। एमए किस तरीके से देख रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस का माहौल? अभी मैंने देखा कि यहाँ के ऊपर श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कुछ लोग जमा हुए। थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस आ जाती है, कैमरे लग जाते हैं। किस तरह से कैंपस का माहौल देख रहे हैं? डेमोक्रेसी एट स्टेक। डेमोक्रेसी जिस हिसाब से एक हो गया है कि अब नाम की रह गई ये डेमोक्रेसी। कैंपस की जो डेमोक्रेसी एक हुआ करती थी कि पुलिस पहले एंटर नहीं करती थी, लेकिन अब कदम कदम पे पुलिस लगाई जाती है कि छात्र कुछ कर ना पाए। क्योंकि इस सरकार को मालूम है इस देश ने बड़ी बड़ी सरकारें देखी हैं, बड़े बड़े नेताओं को देखा है और वो वहीं से हिले हैं, इसी यूनिवर्सिटी से। इन्हीं युवाओं के द्वारा बड़ी बड़ी सत्ताएं चली गई हैं। क्योंकि युवा जब सरकार के मुद्दे पे बोलना शुरू करता है ना तो सबकी आवाज़ उठाता है। वो सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं उठाता है, वो पूरे देश की आवाज़ उठाता है, देश में बैठे जनता की उठाता है, गरीब मजदूर। क्योंकि वो युवा जब आता है तो हर प्रकार की जगहों से आता है, गाँव से, देहात से, हर सेक्टर के लोगों के यहाँ से आता है। बिजनेसमैन के लड़के होते हैं, किसानों के बेटे होते हैं, दलितों के बेटे होते हैं, दबे कुचलों के बच्चे होते हैं। तो हर प्रकार से एक डाइवर्सिटी मिलती है कैंपस में। आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खड़े हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये, जहाँ से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का रिप्रेजेंटेशन है, साथ में और भी अलग अलग स्टेट के कई जिलों से बच्चे हैं यहाँ पे। तो आप एक इतनी डाइवर्सिटी पाते हैं ना, इंडिया के अलावा एक डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटीज़ में भी देखने को मिलती है। तो वो जब उनके विचार एक होते हैं, जब किसी मुद्दे पे वो एक होते हैं, तो वही मुद्दा होता है जो सरकार की गलत नीतियाँ होती हैं, जो लोगों को आहत करती हैं। उसी मुद्दे पे युवा एक होता है, उसी युवाओं से इन्हें डर लगता है, इसलिए वो हमारे पीछे ये पुलिस लगाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कुमार है। मैं इस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं आपके? आपको क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होना चाहिए नौजवानों के लिए? हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे देश में चुनाव जाति धर्म मजहब को छोड़कर कब विकास पे चुनाव होता है, कब स्वास्थ्य पे चुनाव होता है, कब शिक्षा पे चुनाव होता है, कब रोजगार पे चुनाव होता है। क्योंकि जात धर्म मुद्दे के विषय पर कब तक चुनाव होंगे हमारे देश में? ये जो मौजूदा सरकार है हमारे देश में ये नारा लेकर के आएगी कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन मुझे देख करके ऐसा लगता है कि रोजगार लाना तो अलग का मुद्दा है, ये रोजगार खत्म करने के प्रयास पे है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में मौजूदा सरकार ने जो सेना में जो भर्तियाँ हुआ करती थी, जिसको हटा करके इसने 4 वर्ष का कर दिया है अग्निवीर के रूप में। तो उस अग्निवीर में कोई अडानी अंबानी का लड़का नहीं जाता था, एक गरीब परिवार का लड़का जाता था नौकरी करने उसमें। फिर उसमें पेंशन की सुविधा बंद कर दी गई। ये गरीबों को पेंशन की सुविधा बंद कर दी गई, जो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है देश के लिए। ये जो नेता एक दिन के लिए विधायक सांसद बन जाए उनको पूरा आजीवन पेंशन मिलता है, लेकिन एक सेना के जवान को पेंशन देने में इनका पैसा खत्म हो रहा है। इन चीज़ों को मुद्दे को लाना चाहिए और चुनाव इस समय विकास पे होना चाहिए।
देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हैं और जैसे हमने आपको बताया था कि ये संविधान स्थल है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात ही कर रहे थे कि थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ लोग कैमरा लेके भी आ गए हैं, पुलिस भी आ गई है कि यहाँ पे छात्र जमा हो रहे हैं। तो आप लोकतांत्रिक माहौल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान स्थल पर ये लोकतांत्रिक माहौल है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। मेरा नाम शुभम खरवार है, मैं MA सोशलॉजी का छात्र हूँ। क्या नौकरी की संभावना क्या देखते हैं आप? देखिए, इन 10 सालों में तो मुझे तो नहीं लगता कि जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का वो इन्होंने पूरा किया है। 2 करोड़ के 20 लाख नौकरी भी इन्होंने नहीं दी है। जिस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने NEP लागू किया, NEP के तहत कितनी शिक्षा महंगी हो गई है। आप देखिए जाएगी कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिसको प्राइवेट तौर पे इतनी शिक्षा महंगी कर दी गई है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जहाँ 2000 के फीस थी वहाँ आज 50,000 रुपये पहुँच गई है। और स्कॉलरशिप के नाम पर जो बच्चा 50,000 रुपये दे के अपनी फ़ीस जमा करता है और उसे अचानक पता चलता है कि उसकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है, तो इससे कितना बड़ा धक्का लगता है। एक समाज ऐसा जो अभी भी नीच दबे कुचले समाज का जो विद्यार्थी है, जिसके समाज में अभी भी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम स्तर पर पहुंच पा रही है, वो किस स्तर से यहाँ इस तरीके की फीस जुटा पाएगा बताइए। तो ये बताया जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है पूरी तरीके से शिक्षा से छात्रों को वंचित करने का प्रयास कर रही है। और 2023 से लेकर 2024 में एक सर्वे निकाला गया, इसमें पूरी तरीके से सर्वे में दावा किया गया है कि 85% ऐसे जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि इस समय देश की स्थिति बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा है। और महंगाई तो उसकी तो कोई बात ही मत करिए। 200 रुपये आपका तेल हो गया, 1500 आपका यहाँ ये सिलेंडर हो गया, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया। तो जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, हमको लगता है आने वाले समय में एक तरीके से देश की बहुत त्रासदी स्थिति होने वाली है। क्या नाम है आपका? रचना। रचना, क्या कर रही हैं आप? यहाँ से BPEd कर रही हूँ। अच्छा रचना, 2024 का चुनाव होने वाला है और युवाओं की बड़ी अहमियत होती है, बड़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर। किस तरीके से आप देख रही हैं अपना भविष्य? संतोष, हाँ, यूनिटी सबसे ज़रूरी है, जो कि अभी ये BJP क्या कर रही है, सिर्फ हिंदुओं को एक कर रही है। मैं तो यही चाहूँगी कि हर किसी को एक करे, जितने भी धर्म हैं, बल्कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबको एक करे और सबको एक साथ लेकर चले। मेरा नाम राणा सुधांशु शर्मा है। क्या कर रहे हैं लखनऊ? मैं BCom द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। ये बताइए कि बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में या ये उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, उनका छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। क्या लगता है, क्या माहौल है यूनिवर्सिटी में? देखिए, पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी में देखिए ऑटोक्रेटिक माहौल हो गया। पूरी तरीके से छात्र अपने हक की आवाज़ उठाते, छात्र अपने समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम्हें बैक लगा देंगे, फेल कर देंगे, तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं रिलीज़ होगा। छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से आज छात्र बहुत परेशान है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर एक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। एक छात्र को अगर अपना एग्जाम फॉर्म भी सही कराना होता है तो डीन ऑफिस वाले भेजते हैं, कंट्रोलर भेजता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, वहाँ से यहाँ तक दौड़ते हफ्तों तक वो त्रस्त हो जाता है। वो सोचता है कि हम इससे अच्छा एग्जाम ही ना दें। तो एक पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक माहौल कैंपसों में बना दिया। जो देश में जो जैसा ऑटोक्रेटिक माहौल है वैसे कैंपस में भी ऑटोक्रेटिक माहौल बना दिया गया देश में। आपको क्या लगता है छात्रों के, नौजवानों के, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? देखिए, आपने बात की छात्रों के, नौजवानों के, युवाओं के, तो सबसे बड़ा छात्र जो होते हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे पोस्ट पर जाएं और अच्छे देश की सेवा में अपना भी सहयोग दे सके, एक अच्छी नौकरी मिले। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि आज 85% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, 2 करोड़ की जगह आज तक 2 लाख भी रोजगार नहीं हो पाए। और शिक्षा पहली बात इतनी महंगी होती जा रही है। ये शिक्षा महंगी करना, स्वास्थ्य को महंगा करना और सामाजिक असुरक्षा को फैलाने एक सोची समझी साजिश है ताकि तानाशाही लागू हो सके। कैसे लागू हो सके? शिक्षा अगर आप महंगी करेंगे तो लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे और उनके अंदर जो तर्क शक्ति वो समाप्त होती चली जाएगी। उन्हें सवाल पूछने की तर्क शक्ति नहीं रह जाएगी। स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया है कि अगर वो व्यक्ति अपने समस्याओं से, अपनी शारीरिक समस्याओं से जूझता रहेगा तो वो लोगों के जो
देश के लिए कैसे सोचेगा? अपने ही वो समस्याओं में उलझा रहेगा, कैसे सोचेगा? अगर सामाजिक असुरक्षा रहेगी तो पहले अपने परिवार को सुरक्षित करने के बारे में सोचेगा, अपने को सुरक्षित करने के बारे में सोचेगा, फिर देश के बारे में सोचेगा। तो ये सोची समझी साजिश है पूरी तरीके से। इतनी महंगाई है, शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य महंगा है, सामाजिक असुरक्षा है, तो ये एक सोची समझी साजिश है ताकि तानाशाही लागू हो सके और कोई सवाल पूछने वाला ना बचे। जिस दौर में बाबा साहब जैसे लोग जिस क्रांतिकारी के साथ, जिस इस्तकबाल के साथ संघर्ष किया करते थे, जिस दौर में उनकी चेतना जागी थी, आज उसी चेतना को जगाने की जरूरत है। 10 साल से यहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। जाहिर सी बात है आप उस वक्त छोटी रही होंगी जब ये सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। क्या आप जो भी शिक्षा के लिए फैसले लिए गए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, उससे संतोष है? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी जो मौजूदा सरकार है उसको आने वाले समय में नहीं चाहते हम। कोई भी सरकार आए, ऐसी सरकार आए जो हम शिक्षित युवाओं को एक अवसर दे, नौकरी का अवसर दे, क्योंकि इस सरकार में मैंने नहीं देखा है कि जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे उनको कुछ भी सफलता मिली हो। कोई सफलता नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं है। तो मैं इस सरकार को नहीं चाहती हूँ। आने वाली सरकार जो भी हो वो हम युवाओं को मौका दे, अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका हम उपयोग कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। आप क्या कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में? मेरा एमए हिंदी से हो चुका है, मास कॉम चल रहा है इस समय। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार पर्चे लीक हो जाते हैं यूपी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, बच्चों का भविष्य दांव पे लग जाता है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बात आप बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि मुझे लगता है कि अगर पिछला कई दशक देखे जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पर्चे लीक हुए हैं तो बीजेपी की सरकार में लीक हुए हैं। और लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार में एग्ज़ाम निष्पक्ष तरीके से कराया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन लोगों को ठेका देते हैं, उन कंपनीज़ को जो है टेंडर देते हैं पेपर कराने वालों की, जो कहीं ना कहीं पहले से संलिप्त हैं और आरोपी पहले से घोषित हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको पैसा दे करके सरकार की तरफ से एक तरीके से उनको मुआवजा दे करके और पेपर कराती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार एक तरीके से इनसे मिली हुई है और बेरोजगार जो आज युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं बेचारे अपनी नौकरी के लिए, उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती है। अच्छा, तो आप एनएसयूआई से हैं, ये जानना चाहते हैं विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि रिजर्वेशन खत्म करने की एक साजिश हो रही है, किस तरह से भारत का युवा देख रहा है इसको? जी देखिए, अब जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि आरोप अभी इलेक्शन नज़दीक आया 2024 का तो लगा रहा है। ये आरोप जब से भाजपा सरकार में आई है, पिछले 10 साल हो गए, 2014 से लगातार भाजपा की सरकार रही है। ये आरोप हम लोग जब इनकी सरकार बनी थी तब से लगाते आ रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इनकी नीतियों पर वो चीज़ें और इनके जो मंशा रही है हमेशा दलित, नौजवान, बुजुर्गों की आवाज़ को दबाना, किसी भी तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करना, लगातार एजुकेशन अटैक जो ये लोग कर रहे हैं, देखिए आप इंस्टीट्यूशंस पे किस तरीके का अटैक कर रहे हैं, रिजर्वेशन को डिस्क्रीट करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये 2014 में विपक्ष समझ गया था, विपक्षी एकता समझ गई थी कि ये सरकार की मंशा ही है कि गरीब, नौजवान और पुराने पिछले जो दलित समाज से लोग आते हैं, तब के लोग आते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना हक की बात ना कर पाए, अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर पाए समाज में। तो ये आरोप 2014 से लग रहा है, अभी लोकसभा में ये कोई नया आरोप नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखिए किस तरीके की भर्ती करते हैं आप। ओबीसी का घोटाला हमेशा सुनेंगे, किसी ना किसी प्रदेश में, मध्य प्रदेश हुआ, शिक्षक घोटाला आप देखिए, ओबीसी का 59,000 शिक्षक की भर्ती में वो घोटाला इतना बड़ा सामने आया। कहीं ना कहीं आप लगातार देखेंगे कि जिस तरीके से रिजर्वेशन को लोग डिसमेटल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार डरती है, सरकार डरती है, उस आवाज़ से डरती है जो इनको पता है कि चुप नहीं रहेगी, जो हज़ारों सालों का जुल्म है उसका जवाब वो लेगी और इसी सरकार से लेगी, इसी तानाशाह सरकार, इसी सत्ते पे जो लोग बैठे हैं इनसे लेगी। तो चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है, इससे सरकार डरती है। रिजर्वेशन से इसलिए डरती है सरकार क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपना फंड जो इलेक्शन में ये लोग लगाना चाहते हैं, जो फालतू की जगह ये चीज़ें खर्चा करना चाहते हैं, वो फंड किसी के पढ़ाई पे, किसी के लड़ाई पे खर्चा करें। अरे एक बहुत अहम सवाल है कि घड़ी घड़ी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के ऊपर हमला हो रहा है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, रिजर्वेशन के ऊपर हमला हो रहा है। आप डी रिजर्वेशन पॉलिसी देख लीजिए, अभी इन्होंने लॉन्च किया था जो इसमें नेट JRF में, ये उसके बाद से आप दूसरी तरफ देख लीजिए स्कॉलरशिप नहीं आ रही है बच्चों की। तो एक है ही हमला, जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म ही तो हो रहा है। वो पूरी तरीके से एक उद्योग प्राइवेट बिजनेसमैनों के हाथ में दिए जा रहे हैं।
कि भाई पूरा रिजर्वेशन हम खत्म कर देंगे धीरे धीरे। तो पूरी तरीके से अच्छा भाजपा ने किया क्या है, लोगों को एक राशन दिया है कि राशन के आगे एक पट्टी बांध दी है ताकि लोगों को अपना भविष्य ना दिखाई दे, उन्हें क्या बनना है वो ना सोचे, वो उनका बैठे राशन खाए, उनको जाके वोट कर दें। पहले बीजेपी वोट पे ध्यान देती थी कि उन्हें वोट चाहिए, ठीक, अब वो सिर्फ वोट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो बिल्कुल साइकोलॉजी चेंज करना चाहते हैं लोगों की। आप क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे, किसके खिलाफ और किसके लिए बात करेंगे, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, बीजेपी डिसाइड करेगी। तो जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम सुरक्षा मुहैया कराते हैं महिलाओं की और दलितों की, पिछड़ों की, तो आप देखे होंगे एमपी में जिस तरीके से घटना हुई कि दलितों के मुंह में पेशाब की गई और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी पैर धोते हैं और पूरा चुनाव हाईजैक किया जाता है, किस तरीके से जो है मेंटेन किया जाता है दलितों को, पिछड़ों को लुभाने के लिए। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने पेशाब करता है उस पर कोई भी कार्रवाई भी नहीं होती है। यहाँ तक कि जैसे कि अभी देखा होगा एमपी में ये घटना हुई थी कि किसी व्यक्ति की ऐसी वीडियो वायरल कर दिया गया कि ऊपर से वो थूक रहा है किसी जुलूस पे, जो कि घटना बाद में झूठी निकली। तो ये क्या है, चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं। धार्मिक मामले छोड़ करके या जातिगत मामले जो अगर इनसे छोड़ दिए जाएं तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार की बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी, महंगाई की बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा की बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। कल आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी का क्या भाषण था कि तेजस्वी जी मछली खा रहे हैं। अरे भाई आप बात करिए ना कि आपने क्या विकास किया है भारत के अंदर। भारत को आपने 1947 से पहले जो भारत हुआ करता था उससे और ज़्यादा कगार में आपने जो है भारत को ढकेल दिया। आप उस भारत की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि 2014 से पहले जिस भारत पे 50 लाख कर्जा था आज वो 200 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा पहुंच गया, उसकी कोई बात नहीं करता। देश कितना कर्जे में डूब चुका है और इस देश के लोगों को, आम जनता को अभी तक चिंता नहीं है। वो अभी तक जाति पे वोट देती चली आ रही है, धार्मिक मामलों पे वोट देती चली आ रही है, मंदिर पे वोट देती चली आ रही है, लेकिन उसे अपनी पीढ़ियों की चिंता नहीं है। उसे अपनी पीढ़ियों की चिंता होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको गाली देंगी कि अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बैन आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अगर आप कोई लेख या टिप्पणी करते हैं तो उसकी रीच ऐसे घटा दी जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है। और सरकार की तरफ से कोई भी अगर प्रेस रिलीज जारी की जाती है तो उसको जो है पब्लिश किया जाता है। लेकिन अगर आप विरोध कर देते हैं किसी भी गलत नीतियों का सरकार की तो आपकी रीच बिल्कुल घटा दी जाएगी। कहने का मतलब है कि सरकार नहीं चाहती है कि आप मुख्य रूप से बोलें, आप वो नहीं चाहती कि आप अपनी आवाज़ को कहें, वो नहीं चाहती कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, वो नहीं चाहती कि अपने हक हुकूक के लिए लड़ें। यूनिवर्सिटीज़ में लोकतांत्रिक माहौल बाकी है। मैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जी, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बता दे रहा हूँ लोकतांत्रिक माहौल। देखिए मुझ पे अभी 4 FIR हुआ है जिसमें एक नॉन बेलेबल है। अब मेरी जो इसमें गलती यही थी कि मैं यहाँ के नौजवान छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था, मैं यहाँ गरीब किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, मैं यहाँ MSP की बात कर रहा था, मैं यहाँ मजदूरों की बात कर रहा था, इसीलिए मुझ पर मुकदमा लगा दिया इस सरकार ने। तो आप इससे जस्टिफाइड समझ सकते हैं कि किस तरीके का लोकतांत्रिक माहौल है। अगर मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो मेरा हॉस्टल सस्पेंड कर दिया जाता है, मेरे घर पर पेरेंट्स कॉल हो जाता है कि आपका बेटा पढ़ने नहीं यहाँ राजनीति करने आया है। तो आपको ये समझना होगा कि इनका जो पहला अटैक रहा है भाजपा का 2014 से, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे ही रहा है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई पढ़े लिखे बढ़े। ऐसी कौम को ये मिटा देना चाहते जो इनके खिलाफ खड़ा हो और इनके आंखों में आके डाल के सवाल करे। ये इस कौम को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार सरकार अपने चरम तानाशाह पे है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विपक्षी एकता एक हो चुकी है और इस सरकार को गिराने का काम, उखाड़ के फेंकने का काम यही 2024 में इंडिया अलायंस करेगा। और मैं बता देता हूं इंडिया अलायंस में भी सरकार का जो मैनिफेस्टो देखिएगा रोजगार को लेके है, शिक्षा को लेके है, स्वास्थ्य को लेके है, गरीब नौजवान को लेके है, किसान को लेके है, मजदूर को लेके है। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि इनके बुलडोजर चल रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं जो इनके खिलाफ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसको मुकदमा लग जा रहा है, NSA लग जा रहा है, ऊपर लग जा रहा है। किस तरीके से सरकार अपने लोकतांत्रिक जो इनके टूल्स हैं, जो इनका प्रशासन है, उस तरीके पूरा दुरुपयोग कर रही है। बहुत शर्मनाक बात है। और अगर इसके खिलाफ आज आप खड़े हैं तो आज एक डिवाइड का लाइन बना दिया इन्होंने। वो डिवाइड का लाइन इनका धर्म का है, वो डिवाइड का लाइन इनका जातिवाद का है। तो इस लाइन को तोड़ने की जरूरत है, इस बाउंड्री को तोड़ने की जरूरत है। और यही सवाल हम इस सरकार से बार बार पूछेंगे कि अगर आज हम ये लाइन तोड़ रहे हैं तो हमारा गुनाह क्या है। हम पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, जब साथ बैठ के हम एक किताब पढ़ सकते हैं, साथ बैठ के एक थाली में खाना खा सकते हैं, तो तुम कौन होते हो हमको अलग करने वाले, चाहे धर्म के नाम पे हो चाहे जाति के नाम पे हो। हु द हेल यू आर, ये सवाल है। और इसी सवाल पे मुखरता से लड़ेंगे और चाहे जितने मुकदमे लगे, जितने FIR लगे, हमको इनसे फर्क नहीं पड़ता। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बस
क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे होना चाहिए नौजवानों के लिए 2024 में? देखिए, बतौर लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, जो कि ये सरकार नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही तीनों चीज़ों में से। सरकार क्या करने के लिए आई थी 2014 में कि हम आपको शिक्षा देंगे, पढ़ाई लिखाई की सारी चीज़ें देंगे, मगर व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है सरकार। 10 साल हो गया, बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए, अगर मैं हिसाब मांगूँ इस सरकार से, तब तक 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। तो आखिर हम कहाँ जाएं? आज आप वर्ल्ड में देखिए तो सबसे ज़्यादा युवा कहाँ है? भारत में है। और किसी भी देश में जहाँ पे युवा की आबादी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है, तो वो एक देश के एसेट होते हैं, ना कि लाइबिलिटी होते हैं। लेकिन उस एसेट को बीजेपी सही से यूज़ नहीं कर रही है। हाँ, उस एसेट पे हमला करने का जरूर काम कर रही है। आप चले जाइए, लाठियाँ चलवाती है, पेपर लीक करवाती है। अगर जो इन्होंने रोजगार के नाम पे कुछ दिया है तो 4 साल अग्निवीर दिया है, पेपर लीक दिया है। आखिर कहाँ पे जाए? युवा के पास आज कोई विजन नहीं दिख रहा है कि आगे युवा करेगा क्या। क्यों? क्योंकि विजनलेस सरकार ने बना दिया है। आगे विजन सरकार ही का नहीं है तो करेंगे क्या युवा? हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के संविधान स्थल पर अभी भी हैं और इस संविधान स्थल पे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे अपना डिस्कोर्स कर रहे थे और इसी डिस्कोर्स के बीच यहाँ पे पुलिस भी राउंड करके गई है। ये छात्र किस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे और ये 2024 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, इसके ऊपर हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मानव रावत नाम है मेरा। मैं यहाँ PhD स्कॉलर हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। मानो जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर हम डॉक्टर अंबेडकर की जन्मोत्सव बन रहा है, कुछ छात्र वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप यहाँ पर डिस्कोर्स कर रहे हैं, इसके बीच में पुलिस आ गई। क्या लगता है यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक माहौल कैसा है? यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक माहौल तो जैसा पहले था वैसा अभी भी है। यहाँ पे माहौल यही रहता है कि जो है हम लोग को डिस्कोर्स करने के लिए या नारे लगाने के लिए या बाबा साहेब को या किसी भी आइकॉन को अगर श्रद्धांजलि देते हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आज चूंकि हम लोगों ने परमिशन नहीं ली है तो यहाँ पुलिस राउंड पे राउंड लगा रही है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि हम लोग तो मात्र डिस्कोर्स ही कर रहे थे। पॉलिटिक्स की टीम आज लखनऊ विश्वविद्यालय आई। यहाँ पर छात्र जमा हुए थे, बड़ी संख्या में छात्र थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्मोत्सव पर श्रद्धांजलि देने आए थे। हमने उनसे बात की। उनमें रिजर्वेशन एक चर्चा का विषय बना हुआ है 2024 के चुनाव के बीच में, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर निजीकरण बढ़ेगा तो रिजर्वेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और रिजर्वेशन को लेकर कई घोटालों के आरोप भी लगते रहे। इसके अलावा फीस वृद्धि भी उनके बीच में एक चर्चा का विषय है और छात्रों का कहना यह है कि उनको 5 किलो अनाज नहीं बल्कि नौकरी चाहिए है। पॉलिटिक्स के लिए लखनऊ से मैं असद रिजवी।